सर हाँ बोलिए अभिषेक। सर मैं ये बोल रहा हूँ ये इस ऐप का लिंक हमें मिल सकता है सर। किसका? इस ऐप का लिंक हमें मिल सकता है। कौन सी ऐप बेटा? जो आप चला रहे हो हमें ज्वाइनिंग कर रहे हो ऐसे वीडियो कॉलिंग जैसे। बेटा ये गूगल मीट ही होता है ये। गूगल मीट पर आप कर सकते हैं। ओके सर। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और बाकी अगर आपको सीखना होगा तो मैं लिंक भेज दूंगा, उससे आप सीख सकते हैं। हाँ सर भेज दो। हाँ सर, स्टार्ट करो। बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, इसका आंसर आपने क्या लगाया था? सर मैंने तो वो मतलब तुक्का मारा था। मैंने मतलब तुक्का मारने से तार मैंने ना डी लाया था टाच में। कांच में लगाया था, तुक्का लगाया था। तुक्का कैसे लगाया? सर जी, मैंने ऐसे मन में सोचा मैंने टाच हो रहा है, फिर वायु में लाया तो वायु में तो हो नहीं सकता, मतलब टाच में ला दिया था मैंने। अच्छा, मतलब सही सही लगा दिया आपने तुक्का। अभिषेक और यश, यहाँ पर है ना, यस देखो सर। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है और प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है। तो यहाँ पर है ना, जी सर। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का वेग हमेशा जो अधिकतम होता है ना, वो कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ होगा? निर्वात। निर्वात में। निर्वात में। निर्वात का मतलब ये हो गया कि वहां पर ना तो हवा है ना ही कोई और चीज है। बिल्कुल खाली है, बिल्कुल एकदम, ना कोई भी कण नहीं है वहां पर। ठीक है। तो निर्वात में हमेशा प्रकाश का वेग जो होगा ना, वो क्या होगा? अधिकतम होगा। क्लियर है? अच्छा। और यस अच्छा सर। सर। न्यूनतम कहाँ होगा? न्यूनतम हमेशा होगा कांच में। हाँ। अगर आपके पास में ऑप्शन दे रखा है तो पानी में नहीं होगा, पानी में थोड़ा उससे कांच से ज्यादा होगा, और हवा में उससे ज्यादा होगा, और निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यश आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा कांच लगा रहता है? सर मैंने तो अक्कल दर्पण लाया था। अवतल दर्पण। कौन सा लगा रहता है अभिषेक? सर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्यों? क्यों लगा रहता है उत्तल दर्पण? सर क्योंकि वो उत्तल दर्पण होता है तो सारी किरणों को अवशोषित कर लेता है पीछे की तरफ इसलिए। सारी किरणों को अवशोषित कर लेता है? बेटा ऐसा ऐसा मतलब एक नहीं होता। केंद्र पर एक केंद्र पर वो। ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अवशोषित नहीं अच्छा। करता है। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा? उत्तल दर्पण इसका सही हम्म। आंसर होगा। यहाँ हम्म। पर जब हम दर्पण की बात करते हैं ना, तो दो तरीके के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जब हम यस सर। देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, किरणों का जो भी किरणें प्रकाश के परावर्तक पृष्ठ पर टकरा रही है, तो टकराने के बाद में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे कहीं पर किसी बिंदु पर आकर मिल रही है या फिर किसी बिंदु से आ रही है। तो वो उत्तल जी दर्पण, सर। वो उत्तल दर्पण को दर्शाता है कि वो उत्तल दर्पण का एक गुण होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पीछे का जो क्षेत्र होता है ना, वो काफी बड़ा दिखाई देता है हमें, यानी बहुत बड़ा हमें क्षेत्र दिखाई देता है। तो इस वजह से हम है ना, मोटर गाड़ी के अंदर जो भी साइड मिरर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा रहेगा? हमेशा किसको यूज करते हैं? उत्तल दर्पण को यूज करते हैं। उत्तल ठीक है? दर्पण को। जी हाँ, उत्तल दर्पण को यूज करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, आप देखोगे एक छोटा सा कांच होता है, उससे हमें पूरा रोड पीछे का दिखाई दे देता है। तो हमेशा यस। उत्तल दर्पण होगा। क्लियर है यहाँ पे? यस। यस सर। ठीक है बेटा, एक मिनट, सलोनी का कॉल आ रहा है, मैं रिसीव करता हूँ। और शिवांगी मैम, शायद है ना, सलोनी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, प्लीज हेल्प देम, प्लीज हेल्प हर। उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया है, उन्हें बताइए कि क्या करना है।
अमन सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ सलोनी की थोड़ी हेल्प कीजिएगा, ग्रुप के अंदर मैसेज आया है उनका। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे? कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? सर समतल दर्पण। समतल दर्पण। आपका क्या आंसर है राहुल? सॉरी यश। सर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि वहां पर जब हम, आपने देखा होगा कि हम है ना दो काम करते हैं, एक तो डिपर यूज करते हैं गाड़ी के अंदर, और एक होता है कि जो नीचे का हिस्सा हमें दिखाता है जब भी हम गाड़ी या बाइक वगैरह कोई भी चलाते हैं, तो हमें नीचे का जो रोड का सतह होता है वो उससे हमें दिखता है डिपर में, और एक वो सीधी फेंकता हाँ है। सर, याद आ गया, हमने अवतल दर्पण ही लगाया था। अवतल दर्पण। तो इसमें ना हमेशा ध्यान रखना कि जो लाइट लगी हुई रहती है ना वो आगे लगी हुई रहती है उसके फोकस बिंदु पर, और पीछे के जो पृष्ठ होता है हेडलाइट के अंदर वो कौन सा होता है? अवतल पृष्ठ होता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यस सर। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज करते हैं हम। क्लियर है? यस सर। यस चलो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो भी बनता है? सर दोनों। वास्तविक और काल्पनिक दोनों? नहीं, इसमें क्या होता है बेटा, देखो हमने पढ़ा भी था और बताया भी था आपको लास्ट क्लास में जब हम स्कूल में मिले थे। समतल दर्पण में सर काल्पनिक हमेशा लगाया था। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। काल्पनिक क्यों बनता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो किरणें जो है ना पीछे की तरफ मिल रही है, और हमने ये भी बात करी थी कि जब भी हम कोई प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमेशा दो प्रकाश की किरणों को लेंगे, और दो प्रकाश की किरणें जहाँ पर टकराती हैं, एक दूसरे को काटती है, वहाँ पर हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हमने ये पाया था कि जो प्रकाश की किरणें मिल रही थी वो मिरर के परावर्तक पृष्ठ के पीछे मिल रही थी। तो यानी यस कि सर। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा और काल्पनिक होगा। हाँ ठीक प्लीज। है, काल्पनिक। यस सर। ठीक है, और साथ में यस सर। सीधा हमें दिखाई देगा, और पार्श्व परावर्तन को भी ये दर्शाता है। समतल दर्पण किसको दर्शाता है? पार्श्व परावर्तन को, यानी कि जो बाईं चीज है वो दाईं दिखाई देगी और जो दाईं चीज है वो बाईं दिखाई बाय। देगी। क्लियर है यस यहाँ पे? सर। तो ये सारे यस गुण सर। होते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट वाला, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण किरण पुंज पुंज। कहते हैं। तो ये तो आसान सा था सवाल। किस दर्पण से हमेशा जी वस्तु सर। से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताइए, क्या आंसर लगाया था आपने? सर मैंने तो 3 लगाया था सर। सर अवतल मैंने दर्पण, फर्स्ट लाया था समतल दर्पण। समतल दर्पण। बेटा इसमें हमेशा ध्यान रखना कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब गाड़ी वाला जो हेड साइड मिरर होता है हमारा, उसमें एक बात लिखी हुई रहती है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, कि जो मिरर में आपको किसी भी वस्तु या बिंब का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो बहुत पास में है। ठीक है, लेकिन वो हमें छोटा दिखाई देता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी दर्पण जब भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा होगा तो वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण। ठीक है, यस सर। और छोटा होता है ना प्रतिबिंब, इस वजह से हम क्या करते हैं कि पूरा जो पीछे का जो दृश्य होता है ना वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ये? यस। यस सर। यानी पीछे का जो क्षेत्र होगा ना वो बहुत ज्यादा कवर होगा, लेकिन जो प्रतिबिंब होगा ना वो हमें कैसा दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। छोटा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? पहले में उत्तल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
उत्तल उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। वापस देखिए, वापस रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। साइड मिरर के रूप में हम किसको प्रयुक्त करते हैं? साइड मिरर के रूप में हम किसको यूज करते हैं? सर अवतल दर्पण। अभी थोड़ी देर पहले बताया अभिषेक, वापस गलती कर रहे हो आप। उत्तल दर्पण सर। उत्तल दर्पण को यूज करते हैं हमेशा। साइड मिरर यानी कि जहां से हम पीछे का हिस्सा देखते हैं। ठीक है, पीछे कोई गाड़ी वगैरह आ तो ओ नहीं हाँ रही है। हाँ सर, हाँ। जी जी सर, जी सर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 20 सेमी। क्या यूज किया आपने? यश, आपने क्या किया इसके अंदर? यश, आपने क्या किया यहाँ पर? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। 5 सेंटीमीटर। पांच सेंटीमीटर कैसे किया ये आपने? सर मैंने ना मतलब त्रिज्या उसी व्यास में से त्रिज्या आधी हट दी थी सर। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। जी सर। देखो, अवतल दर्पण ओ और ये यहाँ पे बना रहा हूँ मैं उत्तल दर्पण। जब अवतल दर्पण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से बनता सर है आवाज नहीं हमारा। सलोनी, आपने ज्वाइन कर लिया? सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? बहुत कम आ रही है। बेटा आपका वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लीजिए। सर फुल है। फुल है। और अभिषेक, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी सर। यश, यस सर आ आपको आ रही रही है है। आवाज? यस सर आ रही है। सलोनी, आपकी वहीं से प्रॉब्लम है फिर। सलोनी, ऑडियबल हूँ मैं, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर अब आ रही है। चलो ठीक है। हम ना अभी एग्जाम पेपर जो था हमारा, जो हमने लास्ट टेस्ट लिया था, उसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन था हमारे पास में कि एक अवतल दर्पण है हमारे पास में जिसकी की वक्रता त्रिज्या हमें दी गई थी 10 सेंटीमीटर, और हमें उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अवतल दर्पण देखते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है। तो देखो, यहाँ एक गोला है हमारे पास में, एक गोला बनाया मैंने, एक स्फेयर बनाया। इसको मैंने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा इसका, और एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो देखो, इस वाले हिस्से को मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, और इस वाले हिस्से को मैंने यहाँ बनाया। तो अब ये दोनों हिस्से क्या होंगे? अगर मेरे को इसको अवतल दर्पण में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इन दोनों हिस्सों को मुझे अवतल दर्पण बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा? इस गोले को, जो कि एक कांच का गोला है, एक ग्लास का गोला है, इसको मैंने बीच में से बराबर काटा है, और अब मैं इसको अवतल दर्पण में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जो परावर्तक पृष्ठ होगा ना, उसे देखूंगा कि परावर्तक पृष्ठ कहाँ पर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में भले ही ये वाला स्ट्रक्चर आए या फिर ये वाला स्ट्रक्चर आए, परावर्तक पृष्ठ हमेशा अंदर की तरफ होगा। कहाँ पर होगा? अंदर की तरफ। परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। क्लियर है यहाँ पे? सर और जी इसमें सर। भी कहाँ होगा? परावर्तक पृष्ठ अंदर की अंदर की तरफ। तरफ, यानी कि यहाँ पर जो भी किरणें आएगी ना, वो अंदर की तरफ आएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। किरणें हमेशा अंदर की तरफ आएगी और वो टकराने के बाद में किसी एक बिंदु पर मिलेगी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फोकस बिंदु से। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हुआ तो बाहरी पृष्ठ क्या होगा आपका? ये वाला। यस सर। यस सर। क्लियर है यहाँ पे अभिषेक? जी सर। ठीक है, तो ये बाहर वाला पृष्ठ हो गया। तो इस पे मैं कहता हूं कि यहाँ पर कोई लेप लगाया जाएगा।
यहाँ लेप लगाते हैं हम, और इसके साथ में जो लेप लगता है वो किसका लगता है, या तो चांदी का लेप लगेगा, सिल्वर का, या फिर सिल्वर के अलावा और किसको यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम को। किसको यूज करते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। उत्तल दर्पण में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। जो परावर्तक पृष्ठ होगा, मान लीजिए अब मैं उत्तल दर्पण के लिए इस वाले हिस्से को लेता हूं और इस वाले हिस्से को लेता हूं। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. तो अब यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ होगा ना, वो किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ हो जाएगा। और जो लेप लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो यानी कि ये वाला हिस्सा आपका लेपित भाग हो जाएगा, अंदर की तरफ वाला भाग जो होगा वो लेपित हो जाएगा, और ये जो बाहरी वाला हिस्सा है ये क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। दिखाई दे रहा है आपको सलोनी, दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम है ना किरणें यहाँ से टकराएगी, इस पृष्ठ पर आके टकराएगी, सपोज यहाँ आके टकराई, यहाँ आकर टकराई, या फिर यहाँ आकर टकराई, तो ये किरणें क्या होगी, टकराने के बाद में फैलेगी। ठीक है, और ये वापस इसी रेखा से गुजर जाएगी। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि है ना ये पीछे की तरफ कहीं आके मिल रही है, और इसे ही हम क्या नाम दे देते हैं, फोकस बिंदु। क्लियर है यहाँ पे? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, एक बेसिक अंतर होता है जिसमें कि हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को दर्शा सकते हैं। आपने चम्मच देखा है? Yes, sir. चम्मच में अगर मैं चम्मच वाले हिस्से यहाँ पर अगर चम्मच का हिस्सा बनाना चाहूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा आपका। ठीक है, अभिषेक आपका माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ तो मंगल सिंह रावत पूजा कर देना पुजारी। अभिषेक आपका माइक ऑफ कर लीजिए। अभिषेक, मेरी आवाज नहीं आ रही जी क्या सर। आपको? आपका माइक ऑफ कर लीजिए अगर आप बात कर रहे हो तो। हाँ तो आपका माइक ऑफ कर लीजिए। नहीं सर, आ रही है, आ रही बेटा है सर। अरे अच्छी बात है, आवाज आ रही है, आप माइक ऑफ कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आप बात कर रहे हो ना घर पे, तो आप माइक ऑफ कर लीजिए ताकि किसी और को नहीं सुनाई दे। ओके सर। तो यहाँ अगर ये अब नहीं चम्मच, आएगी। ओके बेटा, यहाँ अगर ये चम्मच का अंदर वाला हिस्सा है तो ये किसके जैसे काम करेगा बताइए? अवतल की जैसे काम करेगा या उत्तल की जैसे? सलोनी, सलोनी आवाज आ रही है मेरी? अवतल की जैसे। किसके जैसा काम करेगा सलोनी? अवतल की जैसे। ये करेगा अवतल की जैसे, क्योंकि इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, और अगर इसके बाहर वाले हिस्से की जैसे मैं बात करता हूँ कि बाहर वाले हिस्से की तरफ मैं देखता हूँ, तो ये कैसे वर्क करेगा, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की जैसे? उत्तल दर्पण की जैसे। उत्तल दर्पण की जैसे। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जहां पर दोनों केस हम बता सकते हैं, अवतल दर्पण भी होगा इसमें, उत्तल दर्पण भी होगा। अब आप जब भी चम्मच को यूज करो ना, तब आप अपनी फेस देखिएगा, आपको वहां पे डिफरेंस दिखाई देगा। एक बिंदु पर आपको ना आपकी जो इमेज होगी ना, जब आप उसको सामने से देखोगे, यानी कि इधर की तरफ से, जब इधर से देखते हो तो आपको आपकी इमेज उल्टी दिखाई देगी। आप करके देखिएगा आज घर पर भी। और उसके बाद में आप अगर चम्मच के पास में कोई ऑब्जेक्ट ले जाओगे ना, तो वो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो यानी कि ये अवतल दर्पण का गुण होता है इसके अंदर, और ये उस गुण को शो भी करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? उत्तल दर्पण में जस्ट इसका उल्टा होगा। क्लियर है यहाँ पे? जी सर। आपको इसमें से कुछ पूछना है सलोनी? सर ये वापस बताना कि इसका मतलब उल्टा दिखेगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट ऐसे। नहीं, मैं बताता हूँ, एक बार देखिए। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस वाले हिस्से पे देखोगे ना अंदर की तरफ, तब आपको जो भी इमेज होगी ना, अगर सपोज करो ये एक एरो वाला साइन में लेता हूँ, तो ये एरो वाला साइन जो है ना आपको अंदर की तरफ, यानी इस वाले परावर्तक पृष्ठ पर, अगर आपका जो चम्मच है बड़ा शाइनी है और आपको वहां पर इमेज दिखाई दे रही है, तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, इसका मुंह ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी।
और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लेके जाओगे ना, सपोज करो आप बिल्कुल यहाँ लेकर आ गए, हाँ या बिल्कुल पास में लेके आ गए, तो आपको जो इमेज दिखाई देगी ना वो सीधी दिखाई देगी। ठीक है, तो आप ये भले ही आज करके देखिएगा। और ये किस गुण को दर्शाएगा? अवतल दर्पण को, अवतल अवतल दर्पण के गुण को दर्शाएगा। ठीक है, और यहाँ वाला हिस्सा उत्तल दर्पण। दर्पण। ठीक है, अब मैं इस पे ना न्यूमेरिकल पे आता हूँ। न्यूमेरिकल क्या था कि एक अवतल दर्पण है आपके पास में, और इस अवतल दर्पण में ये एक आपके पास में क्या है? सरफेस है। यहाँ ये क्या हो जाएगी इसकी? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, जो कि कहाँ से गुजरती है? बिल्कुल इसके मध्य में से गुजरेगी, इस दर्पण के मध्य से। क्लियर है? ठीक है, और अवतल दर्पण में ये वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है आपका? लेपित भाग होता है। ठीक है, इसका नाम मैंने MN दे दिया। अब बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ तो ये गोला बन जाएगा। यस सर। गोला बन गया तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, यस सर। और इस सेंटर को ही हम क्या नाम देते हैं? सी। वक्रता केंद्र। क्लियर है अभिषेक? जी सर। ठीक है, इसे वक्रता केंद्र नाम दिया। अच्छा, वक्रता केंद्र से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। R। इसको मैं किससे बता सकता हूँ? R से बता सकता हूँ। यस सर। तो ये क्या हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी दर्पण के लिए ये तो वक्रता केंद्र हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पोल या फिर ध्रुव। ठीक है, इसके बाद में हमेशा ध्यान रखना कि रेडियस R जब भी आपके पास में दी गई है तो इसका जो रेडियस R को जब आप आधा कर देते हो, यानी कि अभिषेक प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, आपके माइक को बंद कीजिए। उसके बाद भले ही आप किसी के साथ में मिलकर गाना गाइए या फिर बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर बोलिए बोलिए। माइक ऑफ करो पहले अपना। यहाँ पर ये जो वक्रता त्रिज्या है ना, अगर मैं इसको आधा कर देता हूँ तो ये आधा ही क्या बताएगा? फोकस दूरी को बताएगा। क्या बताएगा? फोकस दूरी को। तो F क्या बताता है यहाँ पे? फोकस दूरी। और जिस बिंदु पर ये मिलता है ना वो क्या होता है आपका? फोकस बिंदु, जिसे मैं कैपिटल F से बताता हूँ। क्लियर है सलोनी? कोई दिक्कत यहाँ पर? सलोनी, यश? नो सर। हाँ सलोनी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं जी, और फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से। हाँ ओके। ठीक है, और ये फोकस बिंदु जहां होगा ना वो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, बिंदु वक्रता केंद्र के बिंदु और ध्रुव के बिंदु के मध्य में। ठीक है, ये यहाँ पे मध्य में दिखाई दे रहा ना, इन दोनों के मध्य में, तो ये फोकल बिंदु होगा, फोकस बिंदु होगा। और यहाँ से यानी ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर है सर? ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ना उसमें क्या कहा गया है कि वक्रता त्रिज्या आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, और हो सकता है या तो 20 सेंटीमीटर दे रखी होगी। तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालनी है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? R/2 यानी रेडियस अपॉन 2। तो यानी कि रेडियस की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ पे? और अगर वो कहता है कि नहीं फोकस दूरी जो है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो आप वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 20। तो वहां पे क्या आ जाएगा आंसर? F = R/2। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2 × F। तो R बराबर यहाँ पे 2 × 10 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस स्क्रीन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है सलोनी यहाँ पर?
Yes, sir. यश आपको क्लियर है ये? यश, अभिषेक, जी सर, क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो फोकस दूरी दे रखी थी हमें 10 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी थी, तो हमें 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर निकाल लिया। क्लियर है बेटा यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब, तो मैं वापस स्क्रीन पे आता हूँ। देखो यहाँ ये बात कर रहा है समतल दर्पण की। किसकी बात कर रहा है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में एक लेपित भाग है, और ऊपर वाला जो है ना वो रेगुलर सरफेस है या फिर नियमित सतह है, आपकी नियमित सतह है। ठीक है, अब यहाँ से ये किरण आएगी और यहाँ से टकरा के कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये किरण तो क्या हो गई आपकी? आपतित किरण। आपतित किरण हो गई, और ये क्या हो जाएगी आपकी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, उसे हम कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। निर्गत किरण, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको हम एक और नाम देते हैं निर्गत किरण। मुझे पता है कि ये जो बिंदु होता है, ये कौन सा बिंदु होता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। दिस इज योर इंसिडेंट पॉइंट। और यहां से एक लाइन में अगर ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, तो ये क्या होता है आपका? अभिलंब। अभिलंब। तो हमसे ये पूछा है कि अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बना है वो कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा, परावर्तन कोण होगा, सरल कोण होगा, या कोई भी नहीं? तो कौन सा कोण हो जाएगा ये? परावर्तन कोण हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो ये आप, हाँ बेटा बोलो। ऑप्शन में निर्गत कोण नाम से देखा था ना। एक मिनट में देखता हूँ, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, और इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत कोण नहीं होगा, परावर्तन कोण होगा इसमें। सर तो फिर देखो निर्गत कोण बेटा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो सकता है। देखो यहाँ पे ये लाइन हमने ड्रॉ करी यूं, ये निर्गत किरण थी, और ये जो है ना निर्गत किरण, ये एक एंगल यहाँ भी बना रहा है और एक यहाँ भी बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में जो कोण है, तो ये हमेशा क्या होता है? परावर्तन कोण ही होगा। क्लियर है? तो आप ये ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है यहाँ पे सलोनी? ठीक है बेटा। आगे देखते हैं हम इसमें। फिर ये बोल रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि जो आपतन कोण होगा वो किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। उनके बराबर होगा। तो ये क्लियर है, ये इसमें कुछ भी वो नहीं है। दो नियम थे, वो दोनों नियम आपको ध्यान रखने। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो ये लगभग सभी बच्चों का सही था। तो ये चाल हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। ठीक है, निर्वात में हमेशा प्रकाश की चाल यही होती है, सबसे तेज होती है, और जो सबसे न्यूनतम होती है वो कहाँ होती है? कांच के अंदर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, या कोई नहीं? सीधा। देखो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बात करें तो सबसे पहले आप अपने माइंड के अंदर इमेज बनाओ समतल दर्पण की। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं समतल दर्पण के अंदर देखता हूँ ना, तो समतल दर्पण में मुझे इमेज हमेशा कैसा दिखाई देगा? सीधा ही दिखाई देगा। मेरा फेस जो होगा वो कांच के सामने बिल्कुल एज इट इज सामने की तरफ दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। उल्टा कभी देखा है आपने कि आपका फेस आप देख रहे हो और उल्टा दिखाई दे रहा है? नहीं सर।
नहीं होता। तो ये हमेशा समतल दर्पण के अंदर होगा। हाँ, यहाँ ये कह रहा था अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो हमें वहां पर सोचना पड़ता। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में सीधा बनता है और ये पार्श्व परावर्तन को दर्शाता है, यानी कि सीधा भाग सॉरी बायां भाग दायां दिखाई देगा और दायां भाग बायां दिखाई देगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। हाँ अभिषेक, क्या आंसर लगाया था इसमें? सर अवतल दर्पण ही लगाया था। अवतल दर्पण, क्यों? अवतल दर्पण क्यों लगाया था आपने? समतल दर्पण या उत्तल दर्पण क्यों नहीं लगाया? देखो, जो सर्च लाइट होती है ना, उसमें क्या होता है, सर्च लाइट यानी कि किसी चीज को ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं। तो वहां पर अच्छा। हमें लाइट जो चाहिए होती है ना, बहुत ज्यादा पृष्ठ पे चाहिए होती है कि हमें लाइट जो है ना वो ज्यादा दिखाई दे और उस लाइट की वजह से हम दूर की चीजें भी क्या कर सके, देख सके। तो हम किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, जैसे ही किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो इस वजह से हम सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह लेते हैं वो अवतल दर्पण अवतल लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे? जी सर। सलोनी क्लियर है? नहीं हेलो, सर, क्लियर नहीं है। ठीक है, इसे वापस देखिए एक बार, मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। ये अवतल दर्पण की सतह है हमारे पास में, पीछे इसका लेपित भाग हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब देखो क्या होता है हमारे पास में, अवतल दर्पण में परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, जिसमें एक होता है यहाँ पर कि एक ये फोकस बिंदु, और ये मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में सेंटर है, वक्रता केंद्र है। तो हम ये कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो वह परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर वेट अ मिनट, ये किरण यहाँ से यूं गई, टकराई, टकराने के बाद में इस पृष्ठ के समांतर हो गई। फिर यहाँ से ये किरण आई, फोकस बिंदु से गुजरी, सॉरी मैंने इसको उल्टा ले लिया है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से ले लेते हैं हम। ये बिंदु नीचे से आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई और पैरेलल हो गई। ऐसे ही एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, कि यहाँ पर इधर से ये किरण कुछ इस तरीके से आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। क्लियर है यहाँ पे? Yes, तब sir. देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका बल्ब लगा रहता है इस जगह। ठीक है, अब इस सतह पर मैं ये बना लेता हूँ कि ये सर्च लाइट है मेरे पास में कोई। ठीक है, और अंदर का जो भी है ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। तो यहाँ से ये लाइट जो भी होगी ना वो टकराएगी, टकराने के बाद में फोकस बिंदु से ये यूं टकराने के बाद में परावर्तक पृष्ठ से ये बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो ये सर्च लाइट क्या होगी, बड़ी दूर तक जाती है। दूर तक हम इससे क्या कर सकते हैं, दूर की चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं। तो इस वजह से ये जो सतह होती है ना वो हमेशा कैसी रखी जाती है, आपकी अवतल सतह रखी जाती है। क्लियर है यहाँ पे? Yes, सलोनी क्लियर है? yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण ही हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है नया क्वेश्चन जो कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार था। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सुनाई दे रहा है यहाँ पे सभी को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। इस क्वेश्चन में क्या था कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर, यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। तो या तो हिंट आपको पहले से दे दिया था कि माइनस वाई अक्ष के अनुदिश, तो ये हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी? Rinatmak. ये ऋणात्मक ही होगी।
ठीक है। सर अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ इधर की तरफ, एक बार और देख लीजिए इसे। देखो यहाँ मैं मान लेता हूँ कोई भी मिरर है मेरे पास में, और ये मेरे पास में कोई मुख्य अक्ष है जो इसको बराबर 2 भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। यस सर। तो इसको अगर मैं केंद्र मानता हूँ, ओ बिंदु मानता हूँ या पोल मान लेता हूँ इस पॉइंट को, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। चलिए मैं यहाँ पर है ना एक काम और करता हूँ, एक्सिस बना लेता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये मैंने बनाई वाई एक्सिस, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस है मेरे पास में, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। यस तो मुझे ये बताओ, ये वाली साइड में ये जो संख्याएं होगी यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, है ना। और y अक्ष में अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, यानी प्लस होगा। इधर की साइड में x एक्सिस पे ये वाली साइड ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज लेंगे हम वो क्या होगी, माइनस के अंदर होगा, नेगेटिव वैल्यू। और नीचे का पृष्ठ क्या होगा आपके पास में, यहाँ पर माइनस में, ये भी माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण की बात करते हैं ना, तो हम इसी परिपाटी को यूज करते हैं, इसी निर्देशांक को यूज करते हैं। और इस जो निर्देशांक पद्धति, इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया, कार्तीय परिपाटी, निर्देशांक परिपाटी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका प्लस या माइनस y दे रखा है तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। और अगर ये दे रखा है कि धनात्मक x अक्ष है यानी प्लस x अक्ष दे रखा है तो इसका मतलब वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर यहाँ कह रहा है कि प्लस y अक्ष है तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये बहुत ही ईजी था। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर क्या होगा, अवतल दर्पण अगर मैं बात करता हूँ, पीछे का हिस्सा इसका वो ले लेता हूँ आपका मिरर, लेपित भाग लेता हूँ, तो अंदर ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सेंटर होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ पर फोकस बिंदु है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर यही चीज मैं उत्तल दर्पण के लिए लेता तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा क्या होगा, सी तो आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो किधर बनता है, पीछे की तरफ बनता है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बताते हैं, v से, तो वो क्या बताएगा हमें, हमेशा धनात्मक बताएगा, धनात्मक वैल्यू को बताएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, और इसके आगे हम बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन सेम ही थे, आप एक बार देखिएगा इनको और उसके बाद में फिर डिस्कस कीजिएगा। फिर आता है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना हम किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। किसको, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो वहां पे हमने दो चीजें देखी थी कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी ना, तो वो कहाँ पे आके मिलेगी, फोकस बिंदु पर, ठीक है। तो सारी किरणें जब फोकस बिंदु पर आएगी, तो आपने देखा होगा कि हम ना कई सारे दर्पण यूज करते हैं, और उन दर्पणों से जब मैं पेपर के सामने रखता हूँ तो किरणें क्या करती है, उस कागज को जल्दी से जला देती है, ठीक है। तो सौर भट्टियों में जब यूज करते हैं ना, तो वहां पे क्या होगा, आपका हीट है ना बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उससे कई सारे एप्लीकेशंस में उसको यूज कर सकते हैं, उसके कई सारे उपयोग वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, पानी गर्म करने में या फिर खाना बनाने में हम इनका यूज कर सकते हैं, सौर भट्टियों का, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। बट उसके अंदर तो उत्तल दर्पण का यूज करना चाहिए ना, क्योंकि उसी से तो किरणें केंद्रित होती है और उसी से वो जल्दी से कागज जल जाता है। नहीं बेटा, उसमें हमेशा ध्यान रखना, जो उत्तल दर्पण होता है ना, उसमें हमेशा जो इमेज बनती है ना वो आभासी होती है, ठीक है, और छोटी होती है। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है, अवतल दर्पण में वास्तविक मिलता है हमें, जो भी इमेज मिलती है, प्रतिबिंब मिलता है, वो वास्तविक होता है। तो अगर सूर्य का प्रतिबिंब वास्तविक हमें मिल रहा है,
तो यानी कि सूर्य की गर्मी अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, उसको हीट करेगी। तो इस वजह से ये ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण को ही हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभिषेक आपको क्लियर है? जी सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपको ये बताना है। अब ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा टाइम ले लेंगे, तो इन दोनों को हम मिस करते हैं, अभी छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पिछली बार पूछा भी गया है 2019 के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि किस दर्पण का यूज करके हम पीछे के बहुत बड़े भाग को देख सकते हैं। समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा? बताइए। पता नहीं सर। बेटा देखो, गाड़ियों में हम जो यूज करते हैं ना, वो क्या, साइड मिरर जो होता है हमारा, साइड का जो मिरर लगा हुआ रहता है जिसमें हम पीछे का हिस्सा देखते हैं, वो कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल। उत्तल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमें दृष्टि क्षेत्र देखना होगा, बड़ा दृष्टि क्षेत्र देखना होगा कि पीछे का हिस्सा में बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे, तो हम हमेशा उत्तल दर्पण को ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना वो छोटा बनता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक लार्ज एरिया जो पीछे का होता है ना वो कवर हो जाता है। तो हमेशा हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और इसके साथ में एक एग्जाम्पल और ध्यान रखिएगा कि जो एटीएम्स होते हैं ना, जहाँ पे एटीएम मशीन्स होती है, पैसे निकालने के लिए हम जाते हैं, तो वहां पर भी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है ताकि पीछे वाले हिस्से को हम देख सकें। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। आप कभी जब जाएं एटीएम तो वहां पे देखिएगा, नोट कीजिएगा कि वहां पे कहीं दर्पण दिख रहा है क्या। वैसे मशीन के बिल्कुल ऊपर की तरफ लगा हुआ रहता है, तो आपको वहां दिख जाएगा। अलग अलग मशीन्स होती हैं तो वहाँ पे अलग अलग प्लेस पे लगा हुआ रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, कोई चुराने का काम के लिए कोई प्रेरित तो नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ों को नोट करने के लिए हम उसको वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, आउटर दर्पण को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। किस नाम से जाना जाता है? सॉरी। अभिसारी से, Sorry. क्योंकि वो क्या करता है कि एक ही बिंदु पर सारी किरणों को केंद्रित कर देता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। और इसमें ऐसा लगता है कि किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही है। क्लियर है? उत्तल दर्पण को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? किसको सर? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सर एक सेकंड। हाँ अब दे रहा है सर। हाँ, उत्तल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। अब सॉरी। अपसारी, क्योंकि वो क्या करता है, किरणों को फैला देता है। ठीक है, यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही जो प्रतिबिंब और बिंब की स्थिति वाला है, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहें ना तो आप जो वीडियो के लिंक्स मैंने शेयर किए थे आपको ग्रुप के अंदर, वो आप देख सकते हो। तो उसमें प्रॉपर वे के अंदर अच्छे से बताया गया है, तो आप उसे देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर तब भी दिक्कत आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछेगा तो हम उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन जो हमारा वो है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये फोकस पर होता है। ये भी मैंने उसी में डिस्कस किया है। तो हमने 4 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस नहीं किए, जो कि स्थिति को बता रहा है, प्रतिबिंब और बिंब की स्थिति को। तो वो आप ना वीडियोस में देखिएगा तो आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलिए अब बताइए, नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना चाहिए? हम आगे अपवर्तन को शुरू करें? ओके सर। अपवर्तन को मैं इसलिए शुरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है ना सारे वीडियोस जो हैं मिरर के, दर्पण के, वो बना दिए हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी इस टॉपिक में, तो हम उसको वापस डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि आप उसे ना एक बार वापस देखें, पढ़ें, और कहीं दिक्कत आ रही है तो उसे नोट करें और फिर यहाँ पर डिस्कस करें। क्लियर है? यस सर। और हम आगे फिर अपवर्तन जो है ना वो कल इसी समय पे, यानी 10 बजे से 11 बजे तक या 10:45 तक हम अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलिए ठीक है, कल है ना एक काम कीजिएगा, आप ये देखिएगा कि एक नींबू लीजिएगा। ठीक है, कांच के ग्लास के अंदर नींबू, या फिर घर पे ऑरेंज रखी हो तो उसे पानी के अंदर डाल दीजिएगा। पानी में डालने के बाद में आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो आप नोट कीजिएगा।
एक सिक्का लीजिएगा, सिक्के को पानी में डाल दीजिएगा और एक दूरी पर देखिएगा कि क्या आपको सिक्का कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब सिक्का आपको दिखाई भी दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, आप जब आगे पीछे होते हैं तब। ठीक है, सुनाई पड़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर हम इसे कल आगे डिस्कस करेंगे और अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आई थिंक अमन सर कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग लॉग इन रहिएगा। बाकी बच्चों ने क्यों ज्वाइन नहीं किया अभी तक? मंजू ने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने कहा था 11 बजे तक ज्वाइन कर लेंगे वो। राहुल कहाँ थे आप? हाँ हाँ अभिषेक कहिए। सर मेरी बैटरी 3% बची है ओनली। बेटा मैंने कल कहा था कि आप मोबाइल चार्ज करके रखिएगा, लेकिन नहीं ना, आईपीएल देखना है हमको, उसके बाद में फिर दूसरे काम भी करने हैं, व्हाट्सएप फेसबुक सारी चीजें चलानी है। नहीं सर, कल से चार्जर ही नहीं लगाया इसको। तो बेटा लगाना चाहिए ना, अब क्या करोगे? अब आप एक काम करो, इसको ना जहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट है ना वहाँ पे चेयर ले जाओ, टेबल पे रखो और इसको चार्ज करते रहो और आप साथ में क्लास भी अटेंड करो। क्लियर है? हाँ ठीक है सर, मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ करो। राहुल आपको मेरी आवाज आ रही है? राहुल यस सर। तबीयत कैसे है अब आपकी? अभी दवाई लिया सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और आप सभी भी अपना ध्यान रखिएगा, बाहर बहुत रेयर केस में निकलिएगा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तब। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, और अभी शायद अमन सर कंटिन्यू करेंगे। अमन सर आप यहीं अवेलेबल हैं? जी सर। ठीक है सर, आप स्टार्ट कीजिए, मैं साइन ऑफ करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? अच्छा है। सही हो? यस सर। कौन कौन है? हेलो। राहुल। हेलो। हेलो। अरे बोलो तो कोई। हाँ सर। तो चलो बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज कुछ। और तुम लोग के हाल चाल क्या है बताओ? बस सब ठीक है सर। ठीक हो? कोई बीमार तो नहीं है? नहीं सर। चलो ठीक है फिर। तो हम लोग देखो, मैथ में क्या है, मैथ में सबसे ज्यादा इस बार जो तुम्हारा चैप्टर्स है, इसमें से सबसे ज्यादा नंबर के आने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति से 20 नंबर का आपका आने वाला है। सुन रहे हैं सब? यस सर। यस सर। बीच बीच में बोलते जाना, सोना जाना। नहीं सर। तो त्रिकोणमिति का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो 3 चैप्टर हम लोग को त्रिकोणमिति में दिए हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और 8, त्रिकोणमिति में ये तीनों चैप्टर से मिला के 20 नंबर का आएगा। तो 20 नंबर में, अब 20 नंबर देखो बहुत अच्छा स्कोर करने लायक है। 20 नंबर में से 20 हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दो टॉपिक है। जैसे पहला टॉपिक जो त्रिकोणमिति अनुपात है, उसमें सिर्फ क्योंकि कुछ पोर्शन आपका है, हमारे लिए अच्छा हो गया स्कोर करने।
स्टार्ट करने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने टेस्ट दिया था, टेस्ट पेपर दिया था, लेकिन शायद एक ही दो लोगों ने किया था, वो बाकी उन्हें क्यों नहीं किया? अभिषेक, टेस्ट क्यों नहीं किया? सुन रहे हो अभिषेक? राहुल, यस सर, मैं सुन रहा हूँ। यस चौहान। यस, टेस्ट क्यों नहीं दिया था फिर? सर ये था, मैं बाहर गया था, मैं बुआ की शादी थी ना, हम्म, इस तरह वो बुआ के साथ गया था, जो आज आया। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो एक बार टेस्ट पेपर देख लेना, ठीक है, यस और सर। कोशिश करना वो ट्राई करने की। अगर कोई भी डाउट हो तो उसमें से पूछना फिर। यस सर। आज हम start करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री से, जिसमें सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो हम स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट भी था त्रिकोणमिति में। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको देख के चलते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले हम मतलब समझ ले कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति किसके बारे में किसके बारे में हमें जानने को मिलता है त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में जब हम किसी एक त्रिभुज की बात करते हैं, जब किसी हम त्रिभुज की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ देखना, क्या स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम जो पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो टॉपिक में सिलेबस है वो सिर्फ कौन से त्रिभुज के बारे में है? समकोण के बारे में। किसके बारे में? समकोण। तो समकोण त्रिभुज है, जहाँ पे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अगर समकोण त्रिभुज में अगर हम बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज के क्या होते हैं? कोण है। यहाँ पे ये देखो, ये कोण और ये कोण, और ये भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं हैं, ठीक है। इन भुजाओं और कोणों के बीच में कुछ संबंध होता है, भुजाओं और कोणों के बीच में कुछ संबंध होता है। उसी संबंध को बताने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों? सर वापस समझाओ ना। चलो, त्रिकोणमिति जो होती है, त्रिकोणमिति वो जो किसी भी त्रिभुज की भुजाओं यानी ए बी, बी सी और ए सी, दिख रहा है सबको? समझ में आया इतना? त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, और त्रिभुज के तीनों कोणों के बीच में और भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है, ठीक है। कोणों के बीच में और भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है। इसी संबंध को बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का। किसका उपयोग करते हैं? त्रिकोणमिति। ये समझ में आया? सर थोड़ा बहुत आया। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो हम कैसे संबंध बताते हैं, ये कैसे। अब जानते हैं, जैसे कि हमारे पास हम यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपातों का उपयोग करते हैं। त्रिकोणमिति संबंधों को दर्शाने के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपातों का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ आपने जैसे पढ़े हुए हैं। जैसे पहला होता है जैसे हम देखें तो साइन थीटा। साइन थीटा आप जानते हो सब? यस सर। मान लिया ये त्रिभुज एबीसी है, जहां पे कोण सी थीटा है। कितना है? कौन सी थीटा है? थीटा डिग्री है, ठीक है। मान थीटा कोई मान होता है, ठीक है। तो थीटा क्या है? कोई डिग्री, थीटा डिग्री है। तो अगर त्रिकोणमिति अनुपात में अगर हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, वो किसके बराबर आता है बच्चों? वो किसके बराबर आता है? साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? लंब थीटा। बटे कर्ण के। किसके? लंब बटे टर्म। लंब। यहाँ पे लंब क्या है? ए बी। लंब क्या है? ए बी। ए बी। और कर्ण क्या है? कर्ण सर क्या है ए यहाँ? सी। ए सर सी। ए सी। हाँ, कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है।
तो हम्म तो यहाँ पे कर्ण मेरा हो गया AC। अब हम साइन थीटा पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण, और इसी तरह दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा जो किसके बराबर आता है, आधार बटे कर्ण, किसके, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार क्या है बच्चे, आधार क्या है बच्चे, यहाँ बताओ। सर आधार है BC, BC आधार इसका, BC, इस त्रिभुज का आधार क्या है, BC। हम्म ठीक है। यहाँ पे आधार क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, वही AC, कर्ण क्या है, AC। और इसी तरह तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan थीटा, tan थीटा वो हो जाएगा आधार, लंब आधार यहाँ लंब बटे आधार। और ये क्या है, BC। ठीक है, तो यहाँ पे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात देखे। अब देखो देखो यहाँ जो थीटा है वो क्या है, कोण है, थीटा क्या है, कौन है सर? हाँ थीटा कोण है, और जो AB और AC है वो क्या है, वो भुजाएं हैं। तो भुजाओं का भुजा। अनुपात और कोणों में कुछ संबंध होता है, उस संबंध को दर्शाने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात में जैसे साइन थीटा बराबर क्या आया, AB बटे AC, लंब बटे कर्ण आया। यहाँ पे थीटा क्या है, कोण हो गया, थीटा जो हो गया कोण हो गया, और लंब बटे कर्ण भुजाएं हो गई। लंब और कर्ण क्या है, भुजाएं हैं। अगर ये भुजाएं हैं ये कोण है, तो इन दोनों के बीच में एक संबंध है। उसी संबंध को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति में यहाँ ये साइन जो है वो त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति क्या है, अनुपात। आप समझ में आया बच्चों। यस सर। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बटे आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसको देखो शॉर्ट में याद करने के लिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो शॉर्ट में याद करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में याद करने के लिए यहाँ पे एक हम काम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में याद करने के लिए हम ये याद रखते हैं लाल बटे कक्का। क्या याद करते हैं, लाल लाल बटे कक्का। बटे कक्का। लाल बटे कक्का। कक्का। कक्का जानते हो ना, यस सर। हमारे कक्का को दादाजी को कक्का भी कहते हैं। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे, याद हो गया सबको, लाल बटे कक्का। अरे आवाज, जवाब तो दो। सर यस सर। लाल बटे कक्का याद हो गया ना। लाल बटे कक्का। यस सर। अब देखो कैसे, जो पहले L होता है और K होता है, इन दोनों को मिला के बनता है साइन थीटा। क्या बनता है, साइन थीटा। समझ में आया। दूसरा जो A होता है और K होता है, इन दोनों का अनुपात होता है कॉस थीटा। क्या होता है, क्रोस थीटा। और तीसरा L और A जो होता है लंब बटे आधार, इनका ये क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। समझ में आया। यस सर। ठीक है, यस सर। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा तो आपको याद हो जाएंगे इनके अनुपात। साइन थीटा बराबर, एल के और कॉस थीटा बराबर, क्रोस थीटा बराबर ए अपॉन के, लाल बटे कक्का तो L E अपॉन के, यानी आधार अपॉन कर्ण। और तीसरा होता है tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार के, किसके, बटे आधार। ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से आप तुरंत पता चल जाएगा कि क्या कौन क्या होता है। ठीक है, यस सर। चलो अब हम आते हैं, अब हम हमारे जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का आता है,
क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लघुत्तरी में क्वेश्चन आएंगे आपके पास 2 नंबर वाले क्वेश्चन यही से बनेंगे त्रिकोणमिति में, ठीक है। त्रिकोणमिति में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे आपसे, और वो होंगे मान वाले क्वेश्चन, ठीक है। मान वाले क्वेश्चन का मतलब होता है कि किसका साइन, अलग अलग कोणों का मान पूछेगा। जैसे साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो ये अलग अलग कोणों का मान आता है। हम अलग अलग कोणों का मान एक साथ एक बार में देखते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं किसी भी कोण का मान कितना होता है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं। सारणी बना के क्या करते हैं, उसमें देखते हैं सारणी में कि कैसे हम कोणों का अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जैसे एक टेबल सारणी बनाई, यहाँ पे लिखा 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, और एक फिर मैंने लिखा यहाँ पे 30 डिग्री। और आपको याद नहीं करना, सिर्फ एक बार देखना है, बस आपको याद हो जाएंगे। 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद होता है, 60 डिग्री के बाद आएगा 90 डिग्री। 60 डिग्री के बाद कितना आएगा बच्चे, 90 डिग्री, ठीक है। ये मैं अलग अलग त्रिकोणमिति कोणों का मान, त्रिकोणमिति कोणों का मान यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। सबसे पहले लेते हैं साइन। क्या लेते हैं बच्चे, साइन। साइन में, तो साइन में सबसे आगे 0 डिग्री का मान कितना होता है। सिर्फ आपको साइन का याद रखना है, बाकी सब आप निकाल सकते हो। सिर्फ आपका साइन का याद रखना है, बाकी आप सब निकाल सकते हो। देखना कैसे, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, कितना होता है बच्चे, 0। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। सर ये और आपने बताया साइन थीटा का मान होता है 1/2, तो सर ये होता है जैसे 1/2। ये सिद्ध करके हम लोग देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग सिद्ध करके देखते हैं, एक आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं भी करके दिखा रहा हूँ, अभी बस थोड़ा सा मान देख लें, फिर हम एक सिद्ध करके आपको दिखाते हुए कि कैसे आया कि साइन 30 का मान 1/2 कैसे होता है, ठीक है। यस सर। चलो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, कितना, √3/2। और साइन 90 का मान होता 1, ठीक है। यस सर। सिर्फ आपको साइन का याद रखना है। सिर्फ किसको आपका याद रखना है, साइन का। साइन का। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 101/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है 3√3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। समझ में आया, यस सर। चलो, समझ में आया बच्चों, चलो। यस सर। यस सर। चलो, साइन के बाद आता है कॉस। साइन के बाद क्या आता है, कोस। कॉस। कॉस का होता है साइन का जस्ट उल्टा, पीछे से 90 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखता चलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा मान जो होगा वो कॉस का होगा। अगर साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उल्टा उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1। कॉस 0 का मान, ए। तो बताओ कॉस 30 का मान कितना होगा, √1/2। √3/2, √3/2। 2। कॉस 45 का मान, कोस 45 बार सर 1/√2। उल्टा लिखते, पहले ये लिखा फिर ये, फिर अब ये, अब इसके बाद इसका उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। कॉस 60 का मान 1/2, जो साइन 30 का मान होता है, और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बच्चे, 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 का मान हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, 0। कॉस के बाद आता है किसका मान, tan का। किसका, tan का। tan का। अब देखो tan जैसे साइन और कॉस निकला है, तो इन दोनों का अनुपात जो होता है उसी को हम कहते हैं tan। जो tan थीटा होता है वो साइन और कॉस का क्या होता है, अनुपात होता है। साइन और कॉस का क्या होता है,
अनुपात होता है। तो tan थीटा बराबर हमेशा क्या हो जाता है, sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखो अगर मुझे tan 0 का मान निकालना है तो हम sin 0 का मान निकाल लें और cos 0 का मान निकाल लें, दोनों का अनुपात। तो 0:1, 0:1 कितना होता है बच्चे, 0 को 1 से भाग दोगे कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, ठीक है। तो tan 0 का मान हो जाएगा 0। उसके बाद आएगा tan 30 का मान। तो अगर 1:1/2 और 3/2 का अनुपात निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा 1/√3। कितना बचेगा, a/√3। बताओ। तो उस पर मांगा ना। ठीक है। यस सर। अब cos 60 का मान निकालना है तो इन दोनों को भाग दे दो। कितना होगा, बताओ जल्दी से। एक है कोई, अनंत, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये साइन कॉस और टाइन का मान हो गया। ठीक है, ये तीन मान हमें उल्टा का मतलब साइन 0 का मान 0 है तो क्या हो जाएगा, कॉस में मान आता जाएगा। और tan का जो मान होता है वो उन एक, ठीक है। ये हमें ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। याद तो हमें सिर्फ साइन का रखना है। बात आती है किसकी, अब किसी ने पूछा था कि सर ये आता कैसे है। अगर मैंने कहा ये देखो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी जिसमें हमें ए बी दे रखा था 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। और बीसी आधार भी दे रखा था उसका 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम अच्छा ये तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, इस त्रिभुज का क्या है, लंब है कि आधार है, क्या है, लंब। लंब है। बीसी क्या है, कर्ण। अरे आधार है। पहचानना सीखो, जो 90 डिग्री बनता है ना उसको एक तरफ वाला लंब होता है और दूसरी तरफ वाला आधार होता है। एक तरफ वाला लंब होता है, दूसरी तरफ वाला आधार आधार का। होता है। 90 डिग्री जहां बना है उसके जब सामने, उसके जो सामने वाला होता है वो हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। समझ में आया। यस सर। तो अगर इसी त्रिभुज की बात करें, अब हमसे पूछता है बताओ ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं ए बी यानी लंब, लंब सर और 2 मिनट आधार, बाद क्लास ज्वाइन करते मैं, फोन आ रहा। हाँ हाँ, लंब और आधार का अनुपात ले लूं, लंब और आधार का अनुपात ले लूं तो लंब यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, लंब और आधार है 5 सेंटीमीटर। अगर इन 5 से 5 कट गया कितना बचेगा, एक। कितना बचेगा बच्चे, एक।
ठीक है, कितना बचेगा बच्चे, 1 बचेगा। अच्छा ये देखो, लंब बटे आधार होता क्या है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा यानी लंब बटे आधार। तो अगर इसका मान 5:5 लिया आया और हल करने पर हमें कितना मिला, 1। अब देखो tan में एक tan में एक कितने कोण पे होता है, 45 पे। कितने पे होता है बच्चे, tan में एक किसका मान होता है, 45 डिग्री का। कितना होता है, 45 डिग्री का। ये tan से tan हट जाएगा और यहाँ पे कोण आएगा 45 डिग्री। कितना कोण आएगा बच्चे, कितना कोण आएगा, 45 डिग्री। हेलो, आवाज नहीं आ रही किसी की। हाँ सर, आ रही ना आवाज। आ रही, चलो। इसका मान समझ के देखना कि अगर किसी भी त्रिभुज की लंब और आधार समान है, अगर किसी भी त्रिभुज का लंब और आधार समान है तो हमेशा जो कोण होगा वो कितने का होगा, 45 डिग्री का। कितने का होगा बच्चे, 45 डिग्री। तो ये याद रखना। यही रिलेशन, यही जो संबंध है वो हम त्रिकोणमितीय अनुपात में देखते हैं। जैसे tan 45 का मान 1 है, यानी हमेशा अगर अनुपात उनका 1 आएगा तो कोण 45 डिग्री का होगा। अगर अनुपात √3 आएगा तो कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो ये साइन कॉस और tan, ये मान निकाल लोगे आप सब। यस सर। ठीक है, तो हम अगले पे आते हैं। हम अगला देखते हैं यहाँ पे अब कि साइन कॉस tan हमने देख लिया है। अब इसके अलावा और क्या क्या होता है, इसके अलावा और 3 अनुपात और हैं हमारे पास। 3 अनुपात और हैं, वो अनुपात देखते हैं हम लोग कि क्या क्या अनुपात है वो। साइन कॉस 3 अनुपात मेरे पास और दिए गए हमें, वो अनुपात देखते हैं हम लोग क्या है। एक सेकंड, क्या हो गया, ये अनुपात देख लेते हैं, साइन कॉस और tan। अब इनके अलावा 3 अनुपात और होते हैं, वो कौन कौन होते हैं हम लोग यहाँ देख लेते हैं जल्दी से। तो साइन, साइन का उल्टा, जस्ट उल्टा, यानी रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है कॉसेक। क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है बच्चे, यस सर। यस सर। कॉसेक। ठीक है, साइन का यस सर। उल्टा कॉसेक होता है। यानी अगर साइन 0 डिग्री का मान, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो हमेशा साइन और साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। क्या होता है? इस देखें, कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। से थीटा। यानी जस्ट उसका उल्टा, जो भी अनुपात आया उसका जस्ट उल्टा कर दो तो वो सेक थीटा बन जाता है। सेक थीटा और tan का अनुपात होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो tan जो होता है वो कॉट का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यस सर। तो अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखो क्यों, अगर साइन थीटा का मान 1 है, अगर साइन थीटा का मान 1/2 है, ध्यान देना, साइन थीटा, साइन 30 का मान 1/2 है। 30 डिग्री का मान अगर 1/2 है, क्या तुम कॉसेक 30 डिग्री का मान बता सकते हो, कितना होगा कॉसेक 30 डिग्री, इसका जस्ट उल्टा कितना होगा, सर कितना होगा, 2:1, 2:1। 8। ठीक है, तो अगर साइन 1/2, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कॉस 30 डिग्री का मान 2:1 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसी तरह अगर साइन, मेरे पास साइन 60 डिग्री का मान दे रखा है √3/2, कितना दे रखा है,
√3/2 दे रखा है। बताओ cosec x 60 डिग्री का मान कितना होगा? जल्दी बताओ cosec 60 डिग्री का मान कितना होगा? क्या सर? 60 डिग्री, अगर sin 60 डिग्री का मान √3/2 है तो यस cosec सर। 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 है तो उल्टा करो जल्दी से उसका। सर √3/2 सर 2/√3। हाँ, कितना हो जाएगा बच्चे? 2/√। √3। समझ में आया? यस सर। तो क्या सब हम मान निकाल सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो चलो अब इसी से रिलेटेड आप ये चाहे नोट कर लो या आपकी बुक में दिया ही होगा, आपने नोट भी किया होगा पहले ही इन सब के मान। यस सर। ठीक है, तो हम चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन, दो साइन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, यहाँ पे दो साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है आपको, तो मैं करके देखता हूं, फिर इसके बाद आप लोग करोगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। तो पहला क्वेश्चन है जैसे 2 sin 45 cos 45, यहाँ बीच में डॉट लगा होता है, डॉट का मतलब होता है गुणा, डॉट का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है, अब बताओ दो, मैंने लिखा गुणे sin 45 का मान sin 45 है सर। सर a/√2। 1/√2, और cos 45 का भी सर इसमें याद नहीं। जितना साइन में होता है उतना cos 45 का, दोनों के 45 डिग्री के कोण का मान समान होता है। ठीक है, हाँ सर, तो इसे भी a/√2 ही। चलो अब ऊपर ऊपर का गुणा कर ले, नीचे नीचे का, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 2। 2। 2। और √2 कितना हो जाएगा? मैंने बताया था जब भी किसी रूट का गुणा रूट में होता है तो कितना आता है? सर 2। 2। 2 और 2 कितना हो गया? कट गए, और कितना बचा? 0। है, जीरो मार 8। खाएगा, 8। 8। ऑनलाइन मार खाना चाह रहा है। नहीं सर। तो 2 और 2 कट गया, कितना बन गया? 1। कितना हो गया? 1। का इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर था वो कितना आया मेरे पास? 1। कितना आ गया? 8। समझ में आया? यस यस सर। सर। कॉपी लेके बैठे हो सब लोग? यस सर। तो चलो क्वेश्चन लिखो फिर, और जल्दी जल्दी आंसर करना सब। लिखो। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन 45 डिग्री, इसका मान निकालो जल्दी से। 3 गुणे साइन 60 डिग्री माइनस 4 गुणे साइन 45 डिग्री, इसका मान निकालिए जल्दी से आप लोग। into 4 sin 45 degree. Sin into जल्दी करो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है सब। आई नहीं रहा सर। अरे कैसे नहीं आ रहा? 3 साइन, देखो यहाँ, अच्छा 3 साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है √3/2,
2 माइनस 4 साइन 45 डिग्री 1/√2। 2 अब इसका 3√3 हो गया और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4/√2। एलसीएम ले ले। यस सर 2√2 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 2√2 2√2। तो ये यहाँ पे 2 है तो इसका √2 से गुणा हो जाएगा तो 3√2 गुणे √2 और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 4 गुणे 2 हो जाएगा। यस सर और ये √3 √2 कितना हो गया? √6 कितना हो यस गया? सर √6 और -8/2√2 ये आंसर हो गया। बस और क्या? आ गया सर इतना तो। और क्या थी तो आ ही गया होगा सबका। इजी है। देखा सबने? यस सर आगे बढ़े फिर। यस सर तो एक क्वेश्चन और करो फिर जो मैंने टेस्ट में दिया था आप लोगों को। जो मैंने टेस्ट में दिया था आप लोगों को वो क्वेश्चन अब करके दिखाओ सब लोग। लिखो 4/cot²30 4/cot²30 प्लस का 1/sin²30 जहां स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देना माइनस का cos²45 जल्दी से इसका आंसर निकाल के दिखाइए आप लोग। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया गया था 4/cot², कॉट है वो, और 1/sin²30 30 डिग्री है माइनस का cos²45 जल्दी से निकाल के दिखाओ। यस सर मान निकालना सीख लो सबका। कॉट का कैसे निकालते हैं? tan का उल्टा कर दो। tan 30 का मान होता है √3 तो इसका हो जाएगा 1/√3। फिर इसका स्क्वायर कर दो। इसी तरह साइन का निकाल के स्क्वायर करो, कॉस का स्क्वायर निकाल के स्क्वायर करो। सोलह बटे 3 कितना आया? सोलह बटे 3 चेक करो एक बार। 16/3 आया नहीं तो निकालो फिर। उनतीस बटे 6 29/6 और किसी का है 29/6? देखो जो कर रहे करते रहो, नहीं तो जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये देखो 4/cot30 का मान होता है 1/√3 कितना हो जाएगा? tan tan 30 का मान होता है 1/√3 तो cot 30 का मान हो जाएगा इसी का उल्टा यानी √3 और इसका स्क्वायर किया गया है। cot का स्क्वायर लिखा है तो इसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरह sin 30 का मान होता है 1/2 इसका भी क्या कर दिया गया है? स्क्वायर कर दिया गया है। और ये cos²45 1/√2 होता है इसका मान cos45 का, उसका भी स्क्वायर कर दिया गया है। अब आराम से निकाल लेंगे 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब ये 1/2 का 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। और इसी तरह माइनस 1/√2 का 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। 4/3 तो यह है मेरे पास 4/3। अब ये देखो
1:1/4। तो जब भी इस तरह होता है तो 4 जाके ऊपर गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 4:1, और ये माइनस का 1/2। 3 और 2 एलसीएम ले लिया तो 6 आ गया। 3 6 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके नीचे 1 था और इसके नीचे 6, तो 6 का गुणा 6 चौको 24 हो गया। यस सर। और 2 से 3 6 को भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 3 का ऊपर गुणा होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 28 और 24 हो जाता है 32। 32 में से 3 चले जाएंगे तो बचेगा 29। कितना बचेगा? 29। 29/6। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? यस सर। आ गया? यस सर। ठीक है, तो अगर जिसे नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, नहीं तो घर में प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो फिर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से संबंधित। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 10/30। ये बहुत आसान है, निकाल सकते हैं आप लोग। आया आंसर किसी का? अरे जल्दी करो, ये तो आसान है। कितना आया जल्दी बताओ। आ रहा है सर, कर रहे हैं। अरे बड़ी देर लगा दी, जल्दी बुलाओ। √3। √3। और किसी का? सर √3। आ गया √3। यस सर। बहुत आसान था। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यस भाग सर। दिया, फिर 2 1/√3 का स्क्वायर,
ठीक है, यस सर। हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 कितना आएगा? 1/3। ये हो जाएगा 2/√3 और इसका एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3। तो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये हो जाएगा 3/√3। और जब भी इस तरह के जब भी सेम नंबर हो और एक में रूट लगा हो दूसरे पे रूट ना लगा हो, तो जहां पे रूट नहीं लगा होता है उसको उससे कट जाएगा √3 बार। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, बस एक तरह के क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये पूछा ही जाएगा, ये समझ लो, ये पूछा ही जाता है हर बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन है और कैसे ये पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया है एक क्वेश्चन दिया है कि साइन, देखना है, साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री गुणे साइन कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस का कॉस कॉस 60 डिग्री और माइनस का साइन 30 डिग्री, माइनस का साइन 30 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे हमें एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जब एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज दे रही हैं, त्रिकोणमिति, यहाँ पे sin 2x दे रखा है और बराबर का चिन्ह लगा दे और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दे, तो हमारा पहला काम होता है इन वैल्यू को सॉल्व करना, इन सभी मानों का, जितने भी आपको मान पता है सबका मान निकालना। तो sin 60 का मान हो जाएगा, sin 60 का मान हो जाता है √3/2 गुणे cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। भाई जो साइन 60 का होता है वही cos 30 का होता है। इसी तरह cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान भी हो जाएगा 1/2। समझ में आया आपको? यस सर। ये लिखते चलना, साइन 2x बराबर √3 और √3 का गुणा होगा तो 3/2 का 2 का गुणा होगा तो 4। ठीक है, और जब 1/2 और 1/2 इन दोनों को अगर 1/2 और माइनस करेंगे, यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, तो जब 3/4 सभी का एलसीएम ले लें तो 4 एलसीएम आ जाएगा सबका, 4 हो गया एलसीएम, 4 इनका एलसीएम हो गया, लघुत्तम आ गया, 4 लघुत्तम आ गया, तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 लिखा है तो 2 दूनी 4 होता है 2 और ये भी 2 दूनी 4 होता है तो ये भी 2। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, अच्छा ये गुणे में, सॉरी ये गुणे में है, यहाँ पे ये गुणे में है, माइनस नहीं है, ये गुणे में है। तो 1/2 और 1/2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और 1/2 का यहाँ पे हमारे पास जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3/4 और 1/2 ये हो जाएगा 1/4। हल करेंगे तो 3 4 एलसीएम आ गया तो 3 में से 1 गए 2, ये कट के मिला मेरे को 1/2, कितना मिला 1/2। तो साइन 2x का मान कितना आ गया 1/2। अब याद रखना इस तरह के क्वेश्चन हल कैसे किए जाते हैं, क्योंकि हमें x का मान हटाना है, x का मान निकालना है तो हमें साइन हटाना पड़ेगा। साइन क्या करना पड़ेगा? साइन का मान हटाना पड़ेगा। तो जो भी बराबर के उस तरफ जो संख्या दी है उसमें हमें साइन का मान ढूंढना पड़ेगा। तो 1/2 साइन कितने डिग्री के बराबर होता है? 1/2 साइन कितने डिग्री के बराबर होता है? 30।
साइन 30, तो हम यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। क्या लिख देंगे, साइन 30, और साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 30 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा 30/2, यानी 15 डिग्री। कितना डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चे, 15 डिग्री। तो x का मान जो मेरे पास आंसर आया वो 15 डिग्री था। समझ में आया क्या, यस सर। आ गया, यस सर। निकाल लो किस तरह के क्वेश्चन। यस सर। तो चलो फिर क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन लिखना। लिखो। लिखो साइन 3x, लिख रखा छोटा हाथी। साइन, क्वेश्चन लिखो, साइन यस सर। 3x बराबर साइन 3 बराबर साइन 3 साइन साइन 30 डिग्री आपके पास ही है। 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। जल्दी से इसका मान निकाल के दिखाओ। x का मान निकालना है, यहाँ पे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है मुझे। जल्दी से करो सभी बच्चों। हुआ किसी का, यस सर हुआ, पर 3/2 आ रहा है। 3/2 आ रहा है। हाँ। चलो देखते हैं, ये रहा साइन, एक्स का मान 10 निकल गया। निकालो। कितना निकला,
आया किसी का? यहाँ देखो सर, अच्छा यहाँ देखो साइन 30 का मान मैंने रखा 1/2 और साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर किया तो आया 4, 1/4 आया, 4/4 बन गया ये। तो यहाँ पे 4 से 4 कट गया, 1 आया, तो 3/2 माइनस 1, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 में से 1 चलेगा तो बचेगा आधा, 1.5 में से अगर 3/2 में से अगर 1 चले जाएंगे तो बचेगा आधा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास साइन 3x का मान कितना आया, साइन 3x का जो मान आया वो आया आधा, कितना आया बच्चे? ये मान आया आधा। हम जानते हैं साइन में आधे का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री, कितना होता है, साइन 30 डिग्री, दोनों तरफ से साइन हटा दिया तो मेरे पास आया 3x बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 30/3, यानी आ जाएगा 10 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा कितना, 10 डिग्री। समझ में आया? कोई है, सुन रहा है? सब गायब हो गए क्या? राहुल और अभिषेक यही है सर। आवाज क्यों नहीं, आवाज नहीं दे रहे? हाँ सर आ गया। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया सर, आंसर आ गया हमारे पास। सलोनी कहाँ गई फिर, भाग गई? हाँ सर लेफ्ट हो गई वो। चलो ये समझ में आया? हाँ सर। चलो तो आज हम लोग यही करते हैं, पहला चैप्टर आप लोग लगाइएगा, चैप्टर नंबर 6 लगाइएगा, अगर मैं इसको फिर वापस कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सर क्या बोला, चैप्टर नंबर 6 है ना? हाँ चैप्टर नंबर 6 लगाइए और चैप्टर नंबर 7 लगाइए, अगर कोई भी डाउट है आपको कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसे, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। पर्सनल डाउट है, कोई पर्सनल डाउट है तो आप ग्रुप में उसे शेयर करिए और हमें थोड़ा सा समय दीजिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम भी लोग थोड़ा सा बाहर रहते हैं, ठीक है, इसलिए परेशान यस मत सर, को यस रिस्पॉन्स दूंगा। अगर किसी भी चैप्टर में डाउट है, यस सर। ठीक है, तो आपको किसी एक टाइम पे आप लोग को वो डिस्कस करा दिए जाएंगे, क्लियर? यस सर। ओके सर। थैंक यू अच्छे से सर। safe रहो, ज्यादा घूमो फिरो मत, ठीक है, घूम तो नहीं रहे हो, यस सर। आराम से रहो, सेफ रहो, ठीक है। चलो फिर आपसे मिलते हैं हम कल वापस इसी समय में। थैंक यू सर। ओके बेटा, अब शायद आपकी वसुंधरा मैम क्लास लेंगी, इंग्लिश की क्लास है शायद। अमन सर वो शायद है ना दूसरे लिंक पर लेंगे क्लास, तो ओके वो इनको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। राहुल और अभिषेक, आप है ना अपने फ्रेंड्स को कहिए कि वो क्लास ज़रूर से लें, ठीक है। और हम उनको फ़ोन भी कर रहे हैं बट वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें कहिए कि जब हम क्लास ले रहे हैं तो आप ज़रूर से क्लास लें। ये यस आपका सर, ही, यस इसमें आपका ही एडवांटेज सर। है। मैंने हम, हाँ बोलो राहुल। यस सर, मैंने सबको कॉल तो किया था मगर वापस रिस्पांस नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैंने भी कॉल किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं, किसी ने कहा बाद में करेंगे, तो ठीक है, आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कहीं पे नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो लिंक है वो मैम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप के यस अंदर, तो जब भी शेयर करते हैं आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए ध्यान रखिएगा अपनी तबीयत का और अपने परिवार वालों का भी। थैंक यू सर। हाँ सर। ओके।